हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएएस हिंदी बैच 2024 और 25 के बारे में, जिसमें आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास का विषय। और इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास के परिचय के अंतर्गत कि इतिहास है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास क्या है, तो आप कहेंगे कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। परंतु ये परिभाषा अत्यधिक पुरानी है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इतिहास क्या है, अगर मैं इसके विश्लेषण करूं तो हम इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो हम देखते हैं कि इतिहास हम इतिहास को कैसे परिभाषित करें। क्या इतिहास को हम जब से पृथ्वी की संरचना हुई तब से परिभाषित करें, या जब से पृथ्वी पर पहला जीव बना तब से परिभाषित करें, या जब पहला मानव या कपि। हम सब जानते हैं कि मानव का जो जन्म है वो बंदरों से ही हुआ है। पहले इंसान वानर यानी कि कपि के रूप में थे। तब से लेकर के इतिहास की परिभाषा दें तो हम देखते हैं कि तीन वर्ग बनते हैं इतिहास की परिभाषा के। या तो हम पृथ्वी संरचना, तब से लेकर परिभाषित करें इतिहास को, या पहला जीव जो पृथ्वी पर बना तब से हम इतिहास को परिभाषित करें, या कपि या मानव तब से लेकर हम इतिहास को परिभाषित करें। अब ये पृथ्वी की संरचना ये कब हुई? ये लगभग हुई थी 4.5 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पहला जीव जो बना था वो 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला जीव उत्पन्न हुआ था। कपि और मानव, इनका दौर हम समझते हैं तब से लेकर के 2023 वर्तमान। तो इतिहास की परिभाषा देने के लिए हमारे पास 3 वर्ग। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास है क्या। तो हम इसमें देखेंगे, नोट भी कर सकते हैं, वो घटनाएं जो भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रमाणित करें,
इतिहास कहलाती हैं। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं कि ये हमारी होगी पहली परिभाषा कि इतिहास क्या है। वो घटनाएं जो भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रमाणित करें, इतिहास कहलाती हैं। अब हम देखते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत इतिहास वही है जो एक इतिहासकार विश्लेषण करके प्रस्तुत करता है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत हम देखेंगे कि इतिहास वही है जो एक इतिहासकार विश्लेषण करके प्रस्तुत करता है। तीसरे संदर्भ की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं परिभाषा के अंदर, इतिहास निरंतरता और परिवर्तन का संदर्भ है। तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत। पहला, वो घटनाएं जो भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रमाणित करें, इतिहास कहलाती हैं। दूसरा, इतिहास वही है जो एक इतिहासकार विश्लेषण करके प्रस्तुत करता है। तीसरा, इतिहास निरंतरता और परिवर्तन का संदर्भ है। तो ये तो बात हो गई इतिहास की परिभाषा की। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के तत्व कौन कौन से तत्व हैं, इतिहास के कितने वर्गों में विभाजित है इतिहास। तो आइए देखते हैं। इतिहास के तत्व। इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, या हम कहें इतिहास के 3 तत्व हैं। पहला, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा, आधुनिक भारत का इतिहास। अब ये तो हमें पता लग गया कि इतिहास के 3 वर्गीकरण हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। मगर हम अगर इसकी समय सीमा की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है, कहाँ से कहाँ तक के समय काल का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और कहाँ से कहाँ तक के समय काल का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। तो इसके हम समयकालीन अगर हम बात करें तो 750 एडी से पहले का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है, और 750 एडी से 1707 एडी तक का इतिहास मध्यकालीन इतिहास कहलाता है, और 1707 से लेकर के वर्तमान समय तक का इतिहास
आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है? तो हम बात करें प्राचीन भारत का इतिहास, 750 एडी से पूर्व जो समय काल है वह प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। 750 एडी से 1707 एडी के मध्य का समय मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है। 1707 से लेकर वर्तमान समय यानी कि 2023 तक का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। इतना समझ में आया? अब चलो बात करते हैं आगे। हमें पता है कि ये तीनों ही इतिहास के वर्गीकरण जो हैं वो हमारे आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है आधुनिक भारत का इतिहास। इससे प्रीलिम्स में भी 11 से 16 क्वेश्चंस के मध्य पूछे जाते हैं। 11 से 16 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में। और हम मेन परीक्षा के लिए बात करें तो उसके लिए भी यह वर्गीकरण आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का वर्गीकरण या आधुनिक भारत का इतिहास। इसी में हम आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या क्या हमें पढ़ना है। सिलेबस भी तो ज़रूरी है ना देखना। तो आधुनिक भारत का इतिहास पाठ्यक्रम क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें नंबर 1 हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यानी कि 1757 से 1857 के बीच तक का इतिहास। दूसरा नंबर हमें पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तीसरा हमें पढ़ना है 18वीं सदी का भारत। चौथा हमें पढ़ना है उत्तर मुगल या सल्तनत। पांचवा हमें पढ़ना है विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। छठा हमें पढ़ना है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना।
तो हमें पढ़ना है, ये पाठ्यक्रम है। जितना हम पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व का भारत, यानी कि 1757 से 1857 की क्रांति से पहले तक का भारत, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 18वीं सदी का भारत, उत्तर मुगल यानी कि मुगलिया सल्तनत के विषय में हम पढ़ाई करेंगे। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय पढ़ेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं अभी फ़िलहाल के लिए, जो हम 2 या 3 क्लासों में हम इन्हें अटेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व ना लेकर के भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम पहले कुछ बेसिक सा डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भारत में यूरोप से कौन आया? सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली था, वो भारत में सबसे पहले आया। तो हम ये कुछ बेसिक से पॉइंट नोट कर लेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया 1498 ईस्वी में। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। उसके बाद डच, पहली बार डच कब भारत में आए? 1602 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज 1608 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। ये याद रखेंगे, सन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है इनसे। तो आइए आगे बात करते हैं। ये हमने देख लिया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से, डच 1602 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। अब हम देखते हैं कि यूरोपियों का भारत आने के कारण क्या थे। कुछ कारण रहे होंगे ना, तो हम देखते हैं। यूरोपियों के भारत आगमन के कारण में हम लिखेंगे कि यूरोपीय जो भारत आए क्यों, कुछ तो रीज़न रहा होगा, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। तो देखिए, इसमें हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है मेन एग्ज़ाम के लिए कि आखिर क्या कारण थे कि यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आईं, यूरोपीय कंपनियाँ भारत में आईं। तो हम लिख सकते हैं, पहला हम लिखेंगे कि भारत में आर्थिक
समृद्धि थी। आर्थिक समृद्धि से मतलब भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश, तो इसलिए ये भी एक कारण था। हम लिख भी सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, सोने की चिड़िया था भारत। दूसरा हम लिखेंगे सूती वस्त्र जो भारत में बनते थे, सूती वस्त्र के व्यापार में काफी लाभ होता था। नील और मसाले, जैसे नील, मसाले और भी जैसे कपास, जूट, ये अत्यधिक मात्रा में भारत में ही होता था। अगला हम लिख सकते हैं, एक कारण यह भी था कि जब वास्को डिगामा भारत आया था, तो वास्को डिगामा ने भारत की अपनी पहली यात्रा में 60 गुना लाभ प्राप्त किया था। 60 गुना, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो हम ये एक लिख सकते हैं, क्योंकि वास्को डिगामा ने अपनी पहली भारत यात्रा के पश्चात खरीदे हुए सामान से यूरोप में 60 गुना लाभ कमाया। अतः इस कारण पुर्तगालियों ने भारत से व्यापारिक संबंध बनाना चाहा। और पुर्तगाली भारत आए। तो चूंकि वास्को डिगामा ने अपनी पहली भारत यात्रा के पश्चात खरीदे हुए सामान से यूरोप में 60 गुना लाभ प्राप्त किया था, तो इसी कारण को देखते हुए पुर्तगालियों ने भारत से व्यापारिक संबंध बनाए और पुर्तगाली भारत आए। एक कारण हम दे सकते हैं कि यूरोप में वाणिज्यवाद का युग चल रहा था। तो ये भी एक कारण था कि यूरोपीय कंपनियां भारत आईं। अगला हम लिखेंगे, खोजों का युग चल रहा था। खोजों का युग चल रहा था। अब हम देखते हैं, खोजों के युग के अंतर्गत हम देखते हैं
एक इतिहासकार हैं एडम स्मिथ। वो क्या कहते हैं, अगले पेज से समझते हैं हम। एडम स्मिथ कहते हैं खोजों के युग के बारे में। यहाँ पे हम डाल देंगे हेडिंग, खोजों का युग। इसमें हम सबसे अहम बात जो एडम स्मिथ कहते हैं, एक इतिहासकार हैं एडम स्मिथ, कहते हैं मानव जाति के इतिहास में दर्ज दो सबसे बड़ी, मैं लिखता इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप लोग भी राइट डाउन कर सकें, नोट कर सकें, इसलिए मैं धीरे धीरे खुद भी लिखते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिख सकें। मानव जाति के इतिहास में दर्ज दो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं। एडम स्मिथ कहते हैं कि मानव जाति के इतिहास में दर्ज दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो भारत के लिए केप मार्ग और दूसरी अमेरिका की खोज। कौन कहता है? एडम स्मिथ। ये कहते हैं एडम स्मिथ। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे खोजों के युग के अंतर्गत 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज। एक पॉइंट हम लिख लेंगे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा भारतीय जलमार्ग की खोज। ये लिख देंगे हम खोजों का युग। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। क्योंकि भाई वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा में ही भारत से ले जाए गए सामान को यूरोप में बेच करके 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना। तो हम लिखेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो बार्थोलोम्यू डाइस, ये भी एक खोज करता है। बार्थोलोम्यू डाइस ने मूल रूप से केप ऑफ गुड होप को, केप ऑफ गुड होप जानते हैं आप? भारतीय यूरोप से मतलब पुर्तगाल से भारत के लिए मार्ग जो है उसको हम बोलते थे द केप ऑफ गुड होप। तो बार्थोलोम्यू डाइस ने मूल रूप से केप ऑफ गुड होप को द केप ऑफ स्ट्रॉम काबूदास टोरेंटस का नाम दिया था। बाद में
इसका नाम बदलकर पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने केप ऑफ गुड होप काबो दा बोआ अकारनेका कर दिया, क्योंकि यह पूर्व के देशों के लिए एक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसे हम देखेंगे, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। नाम क्या है? बार्थोलोम्यू डायस। क्या किया इन्होंने? केप ऑफ गुड होप का नाम बदलकर द केप ऑफ स्ट्रॉम कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं, पुर्तगाली भाषा में इसे बोलते थे काबो दास टोनरेटस। काबो दास टोनरेटस इसे हम बोलते थे पुर्तगाली भाषा में। तो बार्थोलोम्यू डाइस ने क्या किया? केप ऑफ गुड होप का नाम बदलकर द केप ऑफ स्ट्रॉम काबो दास टोरेंटस रख दिया। और केप ऑफ गुड होप क्या है? ये पुर्तगाल से यानी कि यूरोप से पूर्व के देशों के लिए जल मार्ग या एक मार्ग का प्रतिनिधित्व है। मार्ग यूरोप से पूर्वी देशों के लिए एक मार्ग है, उसे हम बोलते थे केप ऑफ गुड होप। यूरोप से पूर्वी देशों को मार्ग, ठीक है, यूरोप से पूर्वी देशों को मार्ग। तो केप ऑफ गुड होप क्या था? यूरोप से पूर्वी देशों के लिए मार्ग था, केप ऑफ गुड होप। तो इसने बार्थोलोम्यू डाइस ने क्या किया? केप ऑफ गुड होप का नाम बदलकर द केप ऑफ स्ट्रॉम काबो दा टोरेंटस रख दिया। बाद में क्या हुआ? इंग्लैंड जो पुर्तगाल के राजा, नाम याद रखिएगा, जॉन द्वितीय ने, तो जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन द्वितीय, उन्होंने इस रास्ते का नाम फिर से बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया, जिसका पुर्तगाल में जिसको कहते थे काबो दा बोआ अकारनेका। यह यूरोप से, तो पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने केप ऑफ गुड होप, जो बार्थोलोम्यू डाइस ने नाम चेंज करके द केप ऑफ स्ट्रॉम काबो दा टोरेंट्स कर दिया था, पुर्तगाल के राजा ने पुनः उसका नाम केप ऑफ गुड होप कर दिया, जिसे पुर्तगाली भाषा में काबो दा बोआ अकारनेका कहते थे। यूरोप से पूर्वी देशों के लिए एक मार्ग का प्रतिनिधित्व था। ये केप ऑफ गुड होप जो था वो यूरोप से पूर्वी देशों के लिए एक मार्ग था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी आगे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कल की वीडियोस में हम पढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे हम। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया भारत में पुर्तगालियों के आगमन के लिए जो रास्ता था उसके बारे में। अब हम कल आपको बताएंगे कि कौन कौन भारत में सबसे पहले आया, पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया, और उसके बाद पुर्तगाल की कंपनी ने भारत में कैसे व्यापार संबंध स्थापित किया, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा।